हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए, उसी का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपका टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है जो ऑनलाइन पेड कोर्सेज का है। और इसमें हमने 18 प्रैक्टिस सेटलेट को अपलोड कर दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है ताकि आप लोगों को इसका वीडियो ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो एक एक करके आप सेट को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एडुटेरिया का भी ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट सर का 10 दिया गया था, जो ऑनलाइन 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है मुख्य परीक्षा के लिए, उसका भी हमने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। उसे भी हम 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 2 वीडियो हमने उसका अपलोड किया है, उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसी के साथ आज हमारा एडुटेरिया का भी बुक फाइनली आ गया है, जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था और सभी लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आ गया है और आज शाम 6 से लेकर 7 बजे के बीच में किसी भी टाइम आप लोगों को इसका प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारे वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ दोनों आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दिया हुआ है हड़प्पा जो लिपि थी वो चित्रात्मक है। बिल्कुल सही है। हड़प्पा की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और हड़प्पा लिपि जो थी वो बाईं से दाएं लिखी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो आपका प्रजापति थे। कौन थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। बिल्कुल करेक्ट है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकर की जीवनी कल्पसूत्र में है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है जैन धर्म अनिश्वरवादी थे। ये भी सही है। तो आपका इसमें से तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है जैन धर्म के बारे में। चौथा नंबर देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? तो मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में दिया हुआ है। तो देखिए, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सही है। कर्मांतिक जो होता था ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक नहीं, ये गलत है। अंतःपाल जो हुआ करता था, अंतःपाल वो हुआ करता था सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक। और कार्मिक जो होता था ये उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था? कर्मतिक कहलाता था। और सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक किसे कहा जाता था? अंतपाल को, ठीक है, बनाया जाता था। अगला है सन्निघता, ये राजकीय कोषागार का संरक्षण, ये सही है। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता था। ये भी सही है। तो आपका कह रहा है मिलान गलत है, तो बी जो है ये मिलान बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाल, प्रतिहार, राष्ट्र। ये तीनों जो था त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था, चालुक्य शामिल नहीं था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तक्कोलम की लड़ाई 949 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल प्रांतक प्रथम ने भाग लिया था। कृष्ण तृतीय की ओर से चोल शासक प्रांतक ने भाग लिया था। और दूसरा दिया हुआ है चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। और तीसरा दिया है सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव तथा हल्ला युद्ध रहते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका तीनों बिल्कुल करेक्ट है। एक तो तक्कोलम की लड़ाई 949 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक प्रांतक प्रथम ने भाग लिया था। और चंदावर का युद्ध जो था ये 1194 में जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। और सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव तथा हल्ला युद्ध रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, देवगिरी के यादव वंश के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो रामचंद्र जो था वो देवगिरी के यादव वंश का शासक था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। कौन? रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का शासनकाल कितना था? तो दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का जो शासनकाल रहा था ये आपका 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जाना जाता है? तो गुरु अंगद जो है इन्हें गुरु लिपि
गुरुमुखी लिपि के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम कोठी जो सूरत में स्थापित किया था। अब दिया हुआ है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? तो भील विद्रोह 1820 से 1827 सही है। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 सही है। ताना भगत आंदोलन विद्रोह 1914 से 1915 ये भी सही है। चुआड़ विद्रोह 1805 ये जो है मिलान आपका सही नहीं है। चुआड़ विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले देखिए चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? 1766 से लेके 1886 तक हुआ था। ठीक है, तो ये चला था 1766 से चुआड़ विद्रोह स्टार्ट हुआ था और यह जो हुआ था बंगाल और बिहार क्षेत्र में हुआ था और इसके प्रमुख नेता कौन थे? जगन्नाथ थे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? जगन्नाथ थे। वहीं अगर हम भील विद्रोह की बात करें तो ये 1820 से 1827 के बीच महाराष्ट्र में हुआ था और सेवाराम इसके जो अध्यक्ष थे। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो बिरसा मुंडा थे और ये कहाँ हुआ था? झारखंड क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1915 में बिहार में हुआ था और उस टाइम वर्तमान अभी झारखंड में है और जतरा भगत और बलराम भगत इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे एक रामोसी विद्रोह नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में भी जान लीजिए। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था और यह पश्चिमी घाट पर हुआ था। चित्तर सिंह जो थे इसके प्रमुख थे। ठीक है, और चुआड़ विद्रोह तो समझ ही गए। अगला है एक और देख लीजिए रंपा विद्रोह के बारे में। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? 1922 से 1924 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और सीताराम राजू इसके अध्यक्ष थे। तो ये सारे विद्रोह के बारे में हमने देखा और विद्रोह से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। निम्नलिखित घटना को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर में दिया हुआ है कि घटना को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। कब? 16 अगस्त 1932। उसके बाद प्रांतीय चुनाव ये आपका हो जाएगा 26 सितंबर हो जाएगा 1932। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरी संकट, ये पहले हुआ था 1939 में एंड अगस्त प्रस्ताव 1940। तो देखिए आपका कौन सा क्रम जो है कालक्रम अनुसार सही हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 16 अगस्त 1932 हो जाएगा सांप्रदायिक पंचायत, उसके बाद 26 सितंबर 1932 प्रांतीय चुनाव, फिर त्रिपुरी संकट 1939 में और फिर हो जाएगा आपका 1940 में अगस्त प्रस्ताव। तो आपका मिलान जो करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन देखिए कि 14 नंबर की निम्नलिखित में से किसका मिलान निम्नलिखित का सही मिलान करे। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए मिलान करने के लिए क्या दिया हुआ है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था लॉर्ड रिपन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय ये था लॉर्ड रीडिंग जो था ये भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय था और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और ये कहाँ बनवाया था? तो ये अजमेर में। कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया? आर्टिकल 32। अच्छा आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचार है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधियों के उल्लंघन पर क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम लघुकरण कर सकती है? तो ये आर्टिकल आपका हो जाएगा 161। राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत राज्य विधि के उल्लंघन पर क्षमादान, प्रतिलंबन, विराम लघुकरण और कर सकती है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली क्या होगा कि समस्त मंत्रिमंडल को उसमें त्यागपत्र देना होगा, मतलब कि लोकसभा जो है वो भंग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से जो आर्टिकल है उसके तहत जो परामर्श ले सकता है वो आर्टिकल आपका है अनुच्छेद 143 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का जो मुख्य कड़ी होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आगे दिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ये आपका सही नहीं है। वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका है, ये सही दिया हुआ है। राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, तो ये भी सही है। तो आपका पूछा रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं होनी चाहिए, तो उम्र सीमा उसका 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है योग्यता में। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है? तो भारत का कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल के बारे में कहता है जो विधानमंडल का अभिन्न अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 164। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, निगम कर, ये सभी युग्म जो है संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत है। निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क और निगम शुल्क। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो ये जो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र तक, यानी 6 वर्ष तक हो सकता है या 62 वर्ष की उम्र उन्होंने अगर पार कर लिया तो उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 17 आर्टिकल भाग 15 है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग 15 में जो है वो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 में आर्टिकल कौन सा है? 324 से लेकर 329 जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में दिया हुआ है। और निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था निर्वाचन आयोग का स्थापना। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो निर्वाचन आयोग जो है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तारों का रंग उनकी आयु सूचक होता है। तो सही है, तारों का रंग जो होता है उसकी आयु को बताता है। तारों में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस होती है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन तारों को पल्सर तारा कहते हैं, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों कथन जो है तारा के बारे में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। किसका मिलान गलत है? बलखस झील कजाकिस्तान, आयर झील ऑस्ट्रेलिया, लडोगा झील रूस, रेंडियर झील केन्या, ये आपका मिलान जो है गलत दिया हुआ है। केन्या में कौन सा झील है? तो केन्या में जो है वो बुंडोल्फ झील है। कौन सा रुडोल्फ झील है, रुडोल्फ कहाँ है? रुडोल्फ जो है कहाँ है? केन्या में है। तो रेडियर नहीं, रुडोल्फ हो जाएगा, ये आपका मिलान गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉरेंस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो टॉरेंस जल संधि जो है ये आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। आराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है टॉरेंस जल संधि। अब है किसका मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पे केन्या का नैरोबी है, रवांडा का किगाली है, तंजानिया का डोडोमा है, माली का मापुतो है। तो इसमें जो मिलान आपका गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन डी जो है ये गलत दिया हुआ है। माली का मापुतो नहीं, बमाको है। क्या है? बमाको। तो इसका मापुतो गलत हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास क्या कहलाता है? तो टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति के द्वारा बर्फ से जो बनाया गया अर्धगोलाकार आवास होता है उसको कहा जाता है इग्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ी, ये तीनों जो है आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस नदी को काली, सरयू, गौरी गंगा आदि के नामों से जाना जाता है? तो शारदा को जो है, शारदा नदी को काली, सरयू, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा के को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अगर हम विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौली गंगा और अलकनंदा को जहाँ मिलती है उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग की बात करें तो ये पिंडारी और अलकनंदा का है, और देवप्रयाग की बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा का हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चारों का चारों दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कुल पेट्रोलियम का लगभग 40% उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो ये जो है गुजरात के मुंबई के हाई से किया जाता है, मुंबई हाई से किया जाता है। भारत में अगर 40% उत्पादन में पेट्रोलियम की बात की जाए तो मुंबई हाई से किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35 का। अगला है, लौह अयस्क के उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 राज्य कौन से हैं? तो लौह अयस्क के उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 राज्य जो हैं ये आपका हो जाएगा, एक तो उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़ है और तीसरा झारखंड है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब है, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो रेलवे बोर्ड का गठन जो किया गया था ये आपका 1901 ईस्वी में किया गया था, और पहली रेल मुंबई से थाने की ओर चलाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय जो हो जाएगा ये उत्पादन लागत पर निब्बल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। निफ्टी किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो निफ्टी जो है ये आपका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE का सूचकांक है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी का क्या है? सूचकांक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की महारत्न कंपनी नहीं है? तो नया अभी एक भारत की कंपनी जो नया अभी जुड़ा है वो कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसमें से पूछा जा रहा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OIL। वाइल ये जो है आपका भारत की महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी NTPC है, वेल है, गेल है, और नया अभी हाल ही में एक महारत्न कंपनी को जोड़ा गया है, वो कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दिया हुआ है यूनिसेफ न्यूयॉर्क, अफ्रीका आर्थिक आयोग जेनेवा, ये आपका मिलान जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ऑक्टाट का जेनेवा है, राष्ट्रमंडल का लंदन है। आर्थिक आयोग यानी अफ्रीका आर्थिक आयोग का मुख्यालय जेनेवा नहीं, आदिस अबाबा है। कहाँ है? आदिस अबाबा। तो ऑप्शन आपका गलत कह रहा है, तो बी जो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले देखिए, दांडी का अवंती सुंदरी ये सही है, और भर्तृहरि की पुस्तक है बैरण्य शतक, ये भी सही है। नीरज सी चौधरी की पुस्तक है कल्चर इन द वैनिटी बैग, ये भी सही है। शिवानंद की अग्निवीणा नहीं है, शिवानंद की पुस्तक का नाम है डिवाइन लाइफ। कौन सा? डिवाइन लाइफ, ये जो है शिवानंद की पुस्तक है। और कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, अरविंद घोष की जो पुस्तक है वो लाइफ डिवाइन है, ठीक है। ये इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर डिवाइन लाइफ दे तो शिवानंद का हो जाएगा, और अगर लाइफ डिवाइन पूछे, पहले लाइफ पूछे फिर डिवाइन, तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा। तो शिवानंद का हो जाएगा कौन सी पुस्तक? डिवाइन लाइफ। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। 45 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये पिछले सेट में भी आपको हम चारों को एक्सप्लेन करके बताए थे, और आज सिर्फ और सिर्फ इसका हम आंसर बता देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, आप लोग को अगर याद हो तो कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका जो हो जाएगा समान ऊंचाई वाले, यानी ऊंचाई बोल रहे हैं ना, देखिए समुच्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रतीक या चिन्ह विरोध का प्रतीक है? तो विरोध का प्रतीक चिन्ह जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा काला झंडा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, फाइल शब्द किस खेल से संबंधित है?
तो फाइल शब्द जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन बी। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर कह रहा है कि मूल रोम मृदा से किसके कारण चिपके रहते हैं? तो पेक्टिन के कारण जो है मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन, बोविडी ओबिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बोविडी ओबिस जो है ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम भेड़ का। अगला क्वेश्चन है, किसे पृथ्वी का आंत कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केचुआ को पृथ्वी का आंत कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रोग कवक से नहीं होता है? तो कवक से नहीं होने वाला रोग जो है ये आपका हो जाएगा गेहूं का टुट्टू रोग। ये जो गेहूं का टुट्टू रोग है ये आपका जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से, ना कि कवक से होता है। बाकी आलू का वाट रोग, धान का झोंका रोग, तीसी का रस्ट रोग, ये सभी जो होता है कवक के द्वारा होता है। निम्न में से कौन से पौधे का मुख्य पोषक तत्व नहीं है? तो पौधे का मुख्य पोषक तत्व जो नहीं है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर। सल्फर जो है ये आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों जो है पौधे का पोषक तत्व है, बल्कि सल्फर जो है ये गौण पोषक तत्व है। क्या है? गौण पोषक तत्व इसको कहा जाता है पादप का। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, घूर्णन करने वाले डाइस यानी चकती पर जब कोई मच्छर बैठता है तो द्रव्यमान बढ़ने से जड़त्व आघूर्णन का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय वेग जो होता है वो घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, मनुष्य के सिर का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? मनुष्य के सिर का घनत्व पानी के घनत्व से जो होता है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जल से भरी बाल्टी में तौलिया का एक सिरा रखने पर पूरा तौलिया भीग जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये जो है कोशिकीय कर्षण का कारण जो है, ये आप जो देखते हैं घर में जो लालटेन वगैरह जलता है तो उसमें जो तेल नीचे डालने पर उसके बत्ती में तेल चला जा ऊपर की ओर जाना, ये भी कोशिकीय तत्व का कारण, कोशिकीय कर्षण का कारण है। उसी तरीके से जल से भरी बाल्टी में तौलिया का सिरा अगर डुबा दिया जाता है तो पूरा तौलिया भीग जाता है। कौन सा कारण है? केशिका कर्षण का कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल लोलक का आवर्तकाल है? तो सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाएगा T बराबर 2 पाई रूट अंडर LY/G। निम्न में से विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल गलत है। तो ध्वनि की चाल माध्यम में ये गलत जो है ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम में 1500 मीटर पर सेकेंड, ये गलत दिया हुआ है। तो एल्युमिनियम में होता कितना है? 1500 मीटर पर सेकेंड नहीं होता है। तो एल्युमिनियम में जो होता है वो 6420 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो ध्वनि की चाल होता है, इसलिए एल्युमिनियम आपका गलत हो जाएगा इसमें। निम्न में से किसमें विद्युत संयोजक का आयनिक बंधन उपस्थित नहीं है? तो विद्युत संयोजक आयनिक बंधन उपस्थित जो नहीं है ये आपका हो जाएगा NH3 डी। इसमें जो है कौन सा बंधन है? तो इसमें सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंधन है? सहसंयोजक बंध दिया हुआ है, सहसंयोजक है ना कि संयोजक है। निम्न में से किसके बीच हाइड्रोजन बंध नहीं है? तो मीथेन के ऊपर जो हाइड्रोजन बंध नहीं है इसमें भी सहसंयोजक बंधन है, तो आपका डी दोनों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जो कार्य करता है वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं कि निम्न में से बॉयल के नियम कौन सा है? तो ये जो दिया हुआ है P1 V1 बराबर P2 V2, या फिर इसको इस तरीके से लिखे, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, तीनों जो आपका लिखा हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों जो है आपका बॉयल के नियम है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाने पर गैसों का विसरण वेग क्या हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगर स्थिर ताप पर गैस का दाब बढ़ाया जाता है तो गैसों के विसरण में वेग हो जाता है, बढ़ जाता है। पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़े जा सके कुछ भाग जैसे पत्ते, तने को इस नम्यता के कारण किसी बहुयातायात को माना जा सकता है। किसकी बहुयातायात को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धृष्टोतक। अगर कुछ पौधे का कुछ भाग जो उसे आसानी से आप मोड़ सकते हैं जो बिना टूटे, तो वो किसके कारण? तो वो धृष्टोतक के कारण होता है।
हेपेटाइटिस किसमें वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है? हेपेटाइटिस किसमें वायरस के संक्रमण से यह रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर में। अगला क्वेश्चन है, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो कवक के द्वारा जो भोज्य पदार्थ को संचित किया जाता है ये ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। बैंगन को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो बैंगन को जो है वो शामिल किया गया है सोलेनेसी वर्ग में। बुचेरिया किस संघ का जीव है? तो बुचेरिया जो है वो एस्केलमेंथिसिस वर्ग का जीव है। कौन सा जीव एनेलिडा संघ से संबंधित नहीं है? तो एनेलिडा संघ से संबंधित जो नहीं है वो हाइड्रा नहीं है। जोंक, नेरिस, केचुआ ये तीनों जो है वो एनेलिडा संघ से संबंधित है। रक्त का परिचलन तंत्र हेतु किस प्रकार की रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है? तो रक्त वाहिनी जो है रक्त जो है ये नहीं पाया जाता है, बाकी धमनी, कोरोनरी वाहिनी, सिरा ये तीनों जो है रक्त परिचलन तंत्र हेतु रक्त वाहिनी में पाई जाती है। रक्त से यूरिया को अलग कौन करता है? तो रक्त से यूरिया को किडनी जो है वो अलग करता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसको माना जाता है? तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जियाडो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाडो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? तो जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक जो माना जाता है ये आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। और जर्मन में आर्थिकवाद राष्ट्रवाद का पिता कौन है? फ्रेडरिक लिस्ट को। 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 4 अलग अलग संख्या दी गई है। यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर कर देते हैं, आप लोग इसे खुद बना लीजिएगा। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 87.75 है। तो पहली 3 संख्या का औसत कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 50 साल। 78 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। 79 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। और 80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर भी सी हो जाएगा। 81 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 84 है, चीनी जिसकी लागत 40 रुपया किलोग्राम और चीनी जिसकी लागत 48 रुपया प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपया प्रति किलोग्राम बेचकर 20% कमाया जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3:5। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2000 रुपया हो जाएगा। और 86 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 87 का भी डी हो जाएगा। और आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और 91 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 175। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे कितने शिक्षक ऐसे हैं जो न तो खिलाड़ी हैं और न गायक हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे समाप्त हो गया। 19 नंबर मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। 20 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट और इसका आएगा, उसके बाद ये पूरा कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।